आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने गोविंद भट्ट मुसाफिर जी की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है, पितरकूड़ी की पुकार। नमस्कार। हाँ, ये कविता वाकई एहसास जगाती है। स्रोत के तौर पे हमारे पास ये एक अकेली कविता ही है, पर ये अपने आप में मतलब पूरी कहानी कह देती है। बिल्कुल। इसमें एक पुश्तैनी घर है जिसे कवि ने पितरकूड़ी कहा है। वो आवाज दे रहा है उन्हें जो उसे छोड़कर जा चुके हैं। ये उस घर का दर्द है, उसकी तन्हाई है, उसकी यादें हैं। हाँ, उसकी अपनी आवाज है इसमें। तो आज हम इसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे, कोशिश करेंगे इसकी भावनाओं को, इसके दर्द को और इसकी पुकार के पीछे छिपे मतलब को समझने की। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। कविता की पहली ही पंक्तियां हैं, यो मुझे छोड़ के न जा, कभी कभी साल में एक बार तो आ जा। कितनी सीधी सी है ना, लगभग एक मासूम सी गुहार लगती है। हाँ, मासूम सी, पर इसमें वजन कितना है। वही तो। बिल्कुल, ये पंक्तियां फौरन आपको पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये महज एक अपील नहीं है, इसमें एक रिश्ते की दुहाई सी है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना, बहुत बेबस होके बुला रहा हो। सही का। यहाँ कवि ने ईंट पत्थर के मकान को एक धड़कते हुए दिल वाली इकाई बना दिया है, जो अपना अकेलापन, अपनी जरूरत बयान कर रही है। ये सिर्फ आने का न्योता नहीं, ये जड़ों से जुड़े रहने की, उस बंधन को पूरी तरह न तोड़ने की एक मार्मिक विनती है। और पूरी कविता फिर इसी पितरकूड़ी की आवाज में आगे बढ़ती है। घर सिर्फ बोल नहीं रहा, वो जैसे यादें जी रहा है। जैसे ये पंक्तियां, कभी मेरे आंगन में हंसी खनकती तेरी, दयौली में बैठकर सांझ गुजरती तेरी। दयौली मतलब घर की दहरी है ना। हाँ, चौखट। बिल्कुल, ये सिर्फ बीती बातें नहीं हैं, ये उस घर के सूनेपन में गूंजती हुई जिंदगी की आहटें हैं जो अब नहीं है। ये जो घर का मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो यहां बहुत असरदार है। घर महज पुरानी बातें याद नहीं कर रहा, वो उन पलों की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। हाँ। उसकी आवाज में एक तड़प है उन खुशियों को दोबारा जीने की, और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे पुश्तैनी घर वो सिर्फ इमारतें नहीं होते, बिल्कुल। वे हमारी पहचान का, हमारी स्मृतियों का जीता जागता संग्रहालय होते हैं, हमारी कहानी का एक अहम हिस्सा। फिर घर अपनी मौजूदा हालत बयान करता है और वो सुन के वाकई में एक टीस सी उठती है। कहता है, मेरा आंगन वीरान हो चला। सोचिए, जहां कभी चहल पहल थी, अब सन्नाटा है। वीरान। तेरे शयन कक्ष में बड़ुए के जाले लग गए। बड़ुए यानी मकड़ी के जाले। सही, हाँ, मकड़ी के जाले। जिस कमरे में जिंदगी सांस लेती थी, अब वहां उपेक्षा के निशान हैं। और शायद सबसे दर्दनाक ये है, जिस आंगन में खेलते थे उसमें झाड़ झंखाड़ उग गए। हाँ, बचपन की किलकारियों वाली जगह अब बेतरतीब घास फूस से ढक गई है। क्या तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और ये हाल सिर्फ आंगन या कमरों तक ही नहीं है। नहीं, आगे भी बताता है। हाँ, घर आगे बताता है, छत जगह जगह टपक रही मेरी। उफ, बारिश में क्या हाल होता होगा। वही तो, सहारे की लकड़ी भी सड़ रही है मेरी, मतलब जो बुनियादी ढांचा है वही कमजोर पड़ रहा है। और फिर वो अपना सबसे बड़ा डर जाहिर करता है, न जाने कब ये ढांचा बिखर जाए। एक अनिश्चितता, एक डर कि वो कभी भी ढह सकता है, बिखर सकता है। देखिए, ये जो भौतिक क्षय है, टपकती छत, सड़ती लकड़ी, झाड़ झंखाड़, ये सिर्फ टूट फूट का बयान नहीं है। नहीं, ये असल में भावनात्मक उपेक्षा का, पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी का और रिश्तों में आई कमजोरी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा। घर का ये कहना कि एक बार आज छत में टीन तो डाल जा, ये सिर्फ मरम्मत की मांग नहीं है, ये असल में देखभाल की, तवज्जो की, उस रिश्ते को फिर से सहेजने की गुहार है। मतलब ध्यान देने की बात है। हाँ, ये कह रहा है कि मुझे बिखरने से बचा लो, मुझे संभाल लो, जैसे हम अपने रिश्तों को संभालते हैं, उन्हें वक्त देते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है कि घर ये भी महसूस करता है कि छोड़कर जाने वालों की अपनी वजह रही होंगी। वो कहता है, माना कि तेरी गुजर बसर नहीं यहाँ। इसमें एक समझ है, एक स्वीकृति कि शायद वहां रहकर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। समय की मार, मौसम के थपेड़े, इनका भी जिक्र है। और ये भी कि कैसे बाहरी ताकतों ने उसे नुकसान पहुंचाया, कुछ बानरों ने तो कुछ सूरों ने उजाड़ा। हाँ, ये बात भी है।
यानी ये सिर्फ अंदरूनी उपेक्षा नहीं, बाहरी हालात ने भी उसे इस हालत में पहुंचाया है। बिल्कुल। यहाँ हमें पलायन की उस सामाजिक आर्थिक सच्चाई की झलक मिलती है, जो खासकर हमारे पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों की एक कड़वी हकीकत है। सही बात है। बेहतर अवसरों, शिक्षा या रोजगार की तलाश में लोगों को अपनी जड़ें छोड़कर शहरों या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। कविता इस मजबूरी को नजरअंदाज नहीं करती, उसे स्वीकार करती है। हाँ, वो समझ रहा है। लेकिन इसके बावजूद घर कहता है, फिर भी एक आस लगाए हूं तुझसे। ये स्वीकृति और ये आस का मेल इस कविता को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है। ये कोरा गुस्सा या शिकायत नहीं है, इसमें एक उम्मीद भी है जो दिल को ज्यादा छूती है। और वो उम्मीद किस बात की है? बुनियादी तौर पर लौट आने की। हाँ, लौट आने की। हमेशा के लिए नहीं तो कभी कभी। कभी कभी आज छुट्टियों में। और आकर करना क्या है? सिर्फ टूट फूट ठीक नहीं करनी, बल्कि घर आंगन बुहार जा। बुहार जा। ये सिर्फ शाब्दिक सफाई नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जगह को फिर से जीवन देने का, उसमें इंसानी स्पर्श लौटाने का प्रतीक है। घर चाहता है कि उसके आंगन में फिर से कोई झाड़ू लगाए, यानी वो चाहता है कि वहां फिर से लोग हों, जीवन हो, चहल पहल हो। और इसमें अगली पीढ़ी को लाने की जो बात है वो मुझे खास तौर पर बहुत अहम लगी। हाँ, वो बहुत जरूरी बात कही है। घर कह रहा है अपने नौन निहालों को भी तो मेरे दर्शन करा जा, और नन्हे बच्चों की किलकारी मुझे सुना जा। ये सिर्फ बच्चों की हंसी खुशी की चाहत नहीं लगती मुझे। नहीं, इसमें एक गहरी चिंता छुपी है। वहीं कि कहीं आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को पूरी तरह भूल ही ना जाए। सही। घर चाहता है कि वो भी जाने कि उनका मूल कहाँ है। ये भविष्य की चिंता है। हाँ, ये जड़ों से जुड़ाव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर वो तुलना भी आती है शहर और गांव की। हाँ, वो भी है। घर कहता है शहर में कितनी सुविधाओं के बीच में रह ले, वो मानता है कि शहर में आराम है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर तुरंत अपना दावा पेश करता है, मन का सुकून व चैन तो मैं ही दूंगी। वाह! ये पंक्तियां सीधे सीधे उस बहस को छूती हैं जो अक्सर होती है भौतिक सुख सुविधाएं बनाम आत्मिक शांति। बिल्कुल। घर का दावा है कि असली सुकून, मन का चैन वो बाहरी तामझाम में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़ने में है। ये एक भावनात्मक और शायद आध्यात्मिक तर्क है। और कविता का अंत इस दावे को और पुख्ता करता है, जब घर अपनी पहचान पर जोर देता है। कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी पितर कूड़ी हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये महज एक ऐलान नहीं है, ये एक हक जताना है, एक रिश्ता याद दिलाना है। मैं कोई आम मकान नहीं, मैं तुम्हारे पूर्वजों का घर हूँ, तुम्हारी पहचान का हिस्सा हूँ, तुम्हारी विरासत की निशानी हूँ। पितर कोड़ी, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए है। हाँ, इसका क्या मतलब है ठीक से? देखिए, पितर यानी पूर्वज, फोरफादर्स, और कूड़ी मतलब घर या छोटा निवास स्थान। तो यह सिर्फ दीवारों की बात नहीं है, ये उस जगह की बात है जहां यादें बसती हैं, जहां परंपराएं जुड़ी हैं, जहां माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है। खासकर उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में इस अवधारणा का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। अच्छा। तो जब ये पितर कूड़ी पुकारती है तो ये सिर्फ एक इमारत की पुकार नहीं है, ये हमारी विरासत की पुकार है, हमारी जड़ों की पुकार है। इसकी उपेक्षा करना, जैसा कविता बताती है, सिर्फ एक घर को खंडर होने देना नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने अतीत से, अपनी पहचान के एक हिस्से से मुंह मोड़ने जैसा है। बात तो सही है। ये उस धागे को कमजोर करना है जो हमें हमारे इतिहास और हमारे पुरखों से जोड़ता है। तो अगर हम पूरे कविता को समेटें तो ये एक पुश्तैनी घर का बहुत ही मार्मिक, दर्द भरा गीत है। हाँ, एक विलाप कह सकते हैं। ये उस अकेलेपन, उस परित्याग के दर्द को आवाज देता है जो पीछे छूट जाने वाली चीजें महसूस करती हैं, और साथ ही ये फिर से जुड़ने की, वापस बुलाने की एक गहरी, लगभग बेबस सी पुकार है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है उन जगहों, उन रिश्तों, उन यादों के बारे में जिन्हें शायद हमने अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ दिया है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल उभरता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या पितरकूड़ी सिर्फ एक भौतिक स्थान, एक पुराना घर ही होता है? अच्छा सवाल है। या ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, वो पुराने रिश्ते, वो मूल्य भी हो सकते हैं जिन्हें हम आधुनिकता की दौड़ में, नई चीजों की चमक में कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनकी देखभाल हमने छोड़ दी है। हाँ बिल्कुल। ये सोचने लायक है कि हम सबके जीवन में ऐसी कौन सी पितरकूड़ी है, चाहे वो कोई जगह हो, कोई रिश्ता हो, कोई आदत हो, कोई मूल्य हो, जो चुपचाप हमारी तवज्जो का,
हमारे थोड़े से वक्त और देखभाल का इंतजार कर रही है, इससे पहले कि वो पूरी तरह बिखर जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है ये।